हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का। सभी लोग जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाइए, ठीक है। और जल्दी से सभी लोग लाइक कर दीजिए। जल्दी से हमें 1000 लाइक चाहिए। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी सभी लोग लाइक कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब कुछ है, ठीक है। छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सब। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपके सामने है, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का जो एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? जर्मनी का एकीकरण नाम सुना होगा, पढ़ा भी होगा। तो इनका श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन है आपके पास का ऑटो वन बिस्मार्क, खा हिटलर, गा मैथ्सनी या विलियम प्रथम। जो जो जानते हो जल्दी जल्दी कमेंट कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और जो ना जानते हो वो कमेंट ना करें, ठीक है। देखो, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है मैं बताता हूं, जो ना जानते हो जान लो, ठीक है। ऑटो वन बिस्मार्क को जाता है। इनका आप लोग शॉर्ट में नाम कह सकते हो बिस्मार्क, ठीक है। कहीं कहीं बिस्मार्क भी लिखा रहता है, लेकिन ऑटो वन बिस्मार्क इनका पूरा नाम है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत ही अच्छे से लिखा है मैंने इसे, ठीक है। 2 घंटे लिखा है अच्छे से। तो जल्दी से सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लो। बहुत जबरदस्त तैयारी होगी। क्लास 10 साइंस महत्वपूर्ण प्रश्न अब की बार 90 पार, 90 से कोई कम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को उस टाइप से क्वेश्चन को कराने वाला हूं। अगला, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? जो नेपोलियन थे उनका संबंध किस देश से था? नेपोलियन, आप लोगों ने जब फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी ना, तो उसमें नेपोलियन के बारे में भी पढ़ा होगा। फ्रांस की क्रांति पढ़ी होगी तब, पहले था, अब हो सकता है हो, हाँ हिस्ट्री में है फ्रांस की क्रांति। लेकिन आप लोग नेपोलियन का संबंध ना जर्मनी से था, ना इंग्लैंड से, ना इटली से। इनका संबंध था स्टूडेंट फ्रांस से। किससे था? फ्रांस से, ठीक है। याद रखना, एक एक क्वेश्चन माइंड में सेट कर लो, यही आएंगे, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा हिट करेंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन हो गए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी स्टूडेंट लाइक कर दो, जो जो लाइक नहीं किए हो। फिर हम लोग तीसरी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ये मैंने आई होप कि किसी और वीडियो में भी बताया था, लेकिन आप लोग जल्दी से कमेंट कर दो जो जो जानते हो। लेकिन मैं आप लोगों को उससे पहले बता दूंगा, महात्मा गांधी जी जो थे ना, वो दक्षिण अफ्रीका से कब वापस लौटे? 1914 में, 1915 में, 1918 में, 1919 में। 1919 आप लोगों को याद होगा, बहुत बड़ा मतलब हुआ था, आक्रमण हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। लेकिन तो इस दिन तो आए नहीं थे, और आए थे कब? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो स्टूडेंट, वो है 1915 ईस्वी, ठीक है। 1915 ईस्वी को ये वापस आए थे। समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन आपको समझना है। शबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? शबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 ईस्वी में। बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे थे कॉपी में पढ़ाओ, तो बढ़ा रहा हूं। 1920 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1932 ईस्वी में। कब आए थे? शबनीय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? चलो अब मैं आपको बताता हूं। ये जो शबनीय अवज्ञा आंदोलन का नाम सुना है ना, ये कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। कब चलाया गया था? 1930 ईस्वी में। सभी लोग नोट कर लो स्टूडेंट, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सभी नहीं देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने बहुत ही अच्छे से लिखा है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोगों को ये सब बता रहा हूँ, ठीक है। पहले ऑब्जेक्टिव का क्लास चल जाए, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन का भी क्लास चलेगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, महामंडी का आरंभ किस वर्ष हुआ? महामंडी, आप यहां एक नाम सुन लो, महामंडी, इसे जरूर याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महामंडी का आरंभ किस वर्ष हुआ? 1919 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में। पहली बात आप लोग याद रखना, उन जलियांवाले बाग हत्याकांड से 10 साल पहले बाद में हुआ था। मतलब 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। तो ये हो नहीं सकता, और इसके 10 साल बाद क्या होगा? 1929 हो जाएगा, तो यही सही है, ठीक है। ये सब गलत, मार्क तो गलत है, ठीक है।
5 क्वेश्चन समझ में आ गए, सब समझ में आ रहे हैं ना, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलो 6वां नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, अगले क्वेश्चन से। देखो 6वां नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ, हाँ, राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है वाशिंगटन या फिर अफ्रीका या अमेरिका या न्यूयॉर्क। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो भी सही हो टिक लगा दो, ठीक है। इसका आप लोगों को अच्छे से आंसर सभी का देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्टूडेंट वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, न्यूयॉर्क। समझ में आ रहा है? एक एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्योंकि ऐसा आप लोगों को बहुत ही कम मिलेगा। मैंने इसे अच्छे से लिखा है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन अजैव संसाधन है? आपके पास कई सारे ऑप्शन है, इनमें से कौन अजैव संसाधन है? एक तो जैव होता है और एक अजैव होता है। देखो समझ लो, जैव मतलब जो जीवन यापन करते हैं, जो मतलब अपने पर्यावरण में जीवन व्यतीत करते हैं, जिसके अंदर जीव होता है। और अजैव मतलब वो निर्जीव होते हैं। तो बताओ, पशु निर्जीव होते हैं? नहीं, तो ये जैव संसाधन है, अजैव नहीं है। पौधे निर्जीव नहीं होते हैं, ये भी जैव संसाधन है। चट्टाने, पहले चट्टाने हटाओ, मछली भी जीवित होती है, जीव होते हैं, इसलिए जैव संसाधन। लेकिन जो चट्टाने होती है ना, ये जीवित नहीं होती हैं, क्योंकि इनमें कोई जीव नहीं होता, ये वृद्धि नहीं करती हैं, ठीक है। पौधे जो कहेंगे, पौधे वृद्धि करते हैं। अगर उनमें जीव ना हो तो वृद्धि कैसे करेंगे? और इसका अर्थ है कि उनके अंदर जीव होता है, वृद्धि करते हैं। आपको कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट वो पौधे करते हैं, आपको इंपॉर्टेंट गैस यानी कि ऑक्सीजन गैस देते हैं, तब आप लोग सांस लेने में मतलब कठिनाई नहीं होती है। चलो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? नाम क्या है? कपास। और कपास की खेती के लिए जो भी मृदा उपयुक्त है वो कौन सी है? काली मिट्टी या फिर जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या लेटराइट मिट्टी? जल्दी से सभी लोग कमेंट कर दो, फिर हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं, देखो छोटी सी ट्रिक है, का से क्या आता है? कपास और का से काली मिट्टी, का से कपास और का से काली मिट्टी। तो काली मिट्टी बिल्कुल सही है, इन सबको मार दो गलत, क्योंकि का से कपास होता है, का से काली मिट्टी। थोड़ी ट्रिक है, ठीक है, जो आपको देखना चाहिए। ट्रिक भी कहीं कहीं अप्लाई किया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी जो है ना सबसे अधिक उपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यहां क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट? थोड़ा डिस्टर्बिंग है, इसे मैं देख लेता हूं, क्योंकि थोड़ा सा कुछ सलाल बांध लग रहा है कुछ, लेकिन चलो देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं है, ठीक है, देख लें। हाँ, सलाल बांध, सा ला पे आकमंत्रा लाओ, ला सा हटा दो, लाल यानी कि सलाल बांध। सलाल बांध किस नदी पर स्थित है, पर बना है? सलाल बांध नाम क्या है? सलाल बांध। सलाल बांध किस नदी पर बना है? जानते हो? कोई भी स्टूडेंट जानता है? महानदी या सतलुज नदी या चिनाव नदी या फिर कृष्णा नदी? किस नदी पर बना है सलाल बांध? मैं बताऊं, इसमें आप सब इन सबको सुना होगा, लेकिन इनको नहीं सुना होगा, इन महाराज को। चिनाव आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। चिनाव इज करेक्ट आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि सलाल बांध जो है ना चिनाव नदी पर स्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित, इसे शॉर्ट में मैंने लिख दिया है निम्नलिखित, क्योंकि आप लिखते लिखते हाथ दर्द करने लगते हैं, ठीक है। देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल है? ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दो। जूट, कॉफी, जौ, रबड़। अगर मैं इसका सही आंसर बताऊं ना, तो वो होंगे जूट। क्या होंगे? ये जो जूट है ये रेशेदार फसल है। जूट, जा बड़ा मंत्र ता, जूट, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गई।
10 मोस्ट इंपोर्टेंट पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया, अब हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एक एक नंबर या दो दो नंबर में मिल सकता है। तो चलो शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर फर्स्ट आपके आंखों के सामने है, लिखा हुआ है किस प्रसिद्ध फ्रांसीसी चित्रकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बताया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को रिपीट करा रहा हूं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक नहीं 4 बार सीखो, ठीक है। 90+ वैसे नहीं आते, एक क्वेश्चन को 10-10 बार रटना पड़ता है, ठीक है, तब आते हैं 90+। हलवा नहीं है 90 लाना, लेकिन अगर आप लोग हमारे साथ स्टडी करोगे तो पक्का है आ जाएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को ऐसा कोई है नहीं कि वो छूट जाए, क्योंकि मैं आप लोगों को एक सीरियल से बहुत अच्छे से तैयारी कराने वाला हूं, ठीक है। तो चलो इसका उत्तर मैं बताऊं, चलो फिर देख लेते हैं। दिख रहा है ना, फ्रेडरिक सारियुनी, फ्रेडरिक सारियुनी। देखो मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ, बड़ा क्वेश्चन इसलिए नहीं लिख रहा हूँ कि आपका टाइम ना वेस्ट हो। जो वीडियो है 10 मिनट का उसे बढ़ाकर 15 ना किया जाए, इसलिए मैं आप लोगों को जो छोटे क्वेश्चन है वो आपके सामने लिख देता हूँ। अगर सन पूछा जाएगा तो आप लिख देना 1848 ईस्वी में, 1848 ईस्वी में, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब यहां देखो छोटा सा है क्वेश्चन, लेकिन इसे मैं आपको समझाता हूं। रॉलेट एक्ट, देखो क्वेश्चन ध्यान से देख लो, क्वेश्चन में गलती ना हो, ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन कहीं कहीं देख लें क्वेश्चन थोड़ा एक बार। हाँ सही है, रॉलेट एक्ट, यहां अगर हम लोग ये लगा दें तो ज्यादा बेटर लगेगा। रॉलेट एक्ट क्या था? ये जो रॉलेट एक्ट नाम है ना, ये एक ऐसी कानून था, एक प्रकार का कानून था। कौन सा? देखो, रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी, कब है? 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था, पारित मतलब तब ये जारी किया गया था। पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। ना कोई मुकदमा था, ना कुछ था, केवल ये शंका था कि इसने गलत किया और इसको अंदर कर दो, 2 साल जेल में रखा जाता था। इसे कहते हैं ना क्या? दादागिरी, इसे कहते हैं दादागिरी। देखो, ना कुछ केवल शंका किया और इसको अंदर कर दिया, वो भी 2 साल के लिए। तो रॉलेट एक्ट समझ में आया? रॉलेट एक्ट 1919 में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों को, केवल भारतीयों को पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार कर 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाता था। फिर एक छोटा सा क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस लिया गया? असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, पहले तो ये बताना है, फिर बताना है क्यों वापस लिया गया। क्वेश्चन थोड़ा छोटा है, लेकिन मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूं। असहयोग आंदोलन जो है ना, रुको थोड़ा सा, हाँ चलो इसी से देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन दिख रहा होगा, ठीक है, कब वापस लिया गया था? 1922 ईस्वी। कब? 1922 ईस्वी में। अब यहां अगर कब पूछा जाए तो 1922 ईस्वी में। और क्यों वापस लिया गया था तो ये भी लिख दो। एक कांड हुआ था, इसे मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि ज्यादा समझ में आए। चौरा सुना होगा नाम, ये एक कांड था, चौरी चौरा की घटना थी, ठीक है, चौरी चौरा की घटना, चौरी चौरा की घटना के कारण, थोड़ा और ले चले बस, कारण वापस लिया गया। वापस
लिया गया। बस इसका आंसर यही है कि असहयोग आंदोलन 1922 ईस्वी में चौरी चौरा की घटना के कारण वापस लिया गया। छोटा सा क्वेश्चन था, अब इससे छोटा आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अफ्रीका में आने के लिए यूरोपियों के लिए प्रमुख आकर्षण के कारण क्या थे? जानते होंगे, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। देखो लिखा हुआ है अफ्रीका में आने के लिए यूरोपियों के लिए प्रमुख आकर्षण के कारण क्या थे? जल्दी से लाइक कर दो स्टूडेंट, बहुत कम लाइक आ रहे हैं, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, इतने लोग लाइव जुड़े हो, ठीक है। देखो यूरोपीय जो थे ना, यूरोपीय देश खनिज संसाधनों के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए। हाँ यही काम है। जो यूरोपीय देश थे ना, ये देश, ये खनिज, क्या नाम है कि खनिज संसाधनों के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षण हुए। किसके संसाधन के लिए? खनिज संसाधन के लिए अफ्रीका की ओर आकर्षित हुए थे, तथा अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और बाजार पर यूरोपीय देशों की नजर थी। और जो अफ्रीका की विशाल बाजार थी, भूक्षेत्र थे, उस पर क्या थी? इनकी नजर थी, ताकि इन्हें हड़पा जा सके, ठीक है। छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी तो मैं आप लोगों को छोटा छोटा बता रहा हूं, ठीक है, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सा क्वेश्चन है देख लो। हाँ, सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है? जानते हो कोई स्टूडेंट? हाँ बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है या किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है गुजरात, गुजरात, ठीक है। इसको मैं बगल में दोबारा लिख देता हूं, क्योंकि पेन थोड़ा अच्छा नहीं है, दूसरा लाएंगे। देखो गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ लूं, आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध, यहां मैं लिख देता हूं, फिर मैं अभी एक क्वेश्चन और बताऊंगा, लेकिन आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में बताना। टिहरी बांध, या फिर जो जो लाइव जुड़े हो बताओ, टिहरी बांध परियोजना, जो टिहरी बांध परियोजना है, किस राज्य में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताओगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। या आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और यहां मैं आप लोगों को एक और क्वेश्चन बताता हूं, प्रश्न नंबर 16 लिख लो, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैंने ढूंढा है, ठीक है। भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं? तो अगर मैं इसकी बात करूं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? भारत में महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं? बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन हम लोग कुछ फसलों की बात कर लेते हैं। यहां उत्तर लिख दो और दूसरी कलर से लिख देता हूं, ठीक है। भारत में चाय, कॉफी, देखो कभी कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है तो लाइव नहीं चल पाता है, ठीक है। रबड़, गन्ना आदि, ठीक है। महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, आदि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, ठीक है। इतना सारा बता दिया, अब इसमें से कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है। 2 या 1 पूछ सकता है। तो ये था हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, और ऐसा वीडियो आप लोगों को नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ, ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, और आई होप कि हर एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ, लेकिन इससे पहले सभी स्टूडेंट जल्दी से लाइक कर दो, ठीक है।
जल्दी से सभी लोग लाइक कर दो, फिर मैं चलता हूं, ठीक है। अगला वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ताकि सभी फ्रेंड्स आपके हमारे चैनल से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सके। तो स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।